ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की तीसरी कड़ी में भूगोल विषय पर चर्चा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अमृता बजाज, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम अभ्यास। पिछले कुछ एपिसोड्स की तरह इसमें भी आपके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। और आज का विषय है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और हमारे साथ इस वक्त है आकाशवाणी के स्टूडियो में हाजिर डॉक्टर अमृता बजाज, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, शहीद भगत सिंह कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर्मर डेप्यूटी डीन भी थी यूनिवर्सिटी वेलफेयर की। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता। सबसे पहले तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल से मैं काफी खुश हूँ क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं जी। तो इधर उधर कोचिंग वालों से मतलब अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये माध्यम उन्हें दे के कि वो अपने सवालों के जवाब और जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उनको यहाँ पे पूरा करेंगे। और स्पेशली क्योंकि आप लोगों का एक बहुत बड़ा रीच है और सभी रेडियो को बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके के प्रोग्राम और आए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत बढ़िया लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके और इसका पूरा कंसेप्ट देख के। थैंक यू सो मच मैम। और हमें ऐसा लगता है कि हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से, तो आइए सुने। जलवायु परिवर्तन धरती के तापमान और मौसम के स्वरूप में आने वाला लंबे समय का बदलाव है। ये परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के कारण, लेकिन 19वीं सदी से मनुष्य की गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलाने से जलवायु में बदलाव आया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह लिपटता जाता है और सूर्य के ताप को अवशोषित करता है। इसकी वजह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटनाक्रम है और इससे निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास जरूरी हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा संधि UNFCCC इस दिशा में वैश्विक सहयोग की व्यवस्था है। भारत ने ये वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन वाले देशों में शीर्ष 10वां स्थान बनाए रखा है। पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन COP26 में नई प्रतिबद्धताएं तय की। इनमें वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, 2030 तक 50% ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा में सुनिश्चित करना, इस समय अवधि तक 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन 45% कम करना और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। भारत जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए समानता के मौलिक सिद्धांतों तथा साझा लेकिन अलग अलग दायित्वों और संबंधित क्षमताओं पर जोर देता रहा है। तापमान में बढ़ोतरी को पेरिस संधि द्वारा तय सीमा के भीतर रखने के लिए सीमाबद्ध वैश्विक संसाधन, वैश्विक कार्बन बजट में सभी देशों की समान पहुंच होनी चाहिए। सभी देशों को इस वैश्विक कार्बन बजट का उत्तरदायी उपयोग करते हुए इसमें अपने समुचित हिस्से के दायरे में रहना चाहिए। हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करने का ये एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, अभी हमने सुना एक्सप्लेनर सेगमेंट। और मैम, ये सच है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको एक कॉमनर भी नोटिस करता है, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है
इसको रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या फिर लिए जा रहे हैं? देखिए विनीता, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, काफी सारे यूनाइटेड नेशंस ने, और जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे इसे बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि एक कॉमनर जो है वो भी इसको फील करता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शुरू होती है वो कॉमनर से ही शुरू होती है। हमारे छोटे छोटे जो कॉमन स्टेप्स है वो बड़े बड़े चेंजेस को लाने में सक्षम है। तो जैसे कि मैं कहूंगी कि हमें चीजों को रिसाइकिल करना चाहिए, हमें जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है, जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए। मटेरियल्स को जितना रिसाइकिल करेंगे उतना ही वेस्ट कम होगा, उतना ही एमिशन। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है, आप और मुझे एक ही जगह जाना है तो हमें 2 कारों की क्या जरूरत है, हम पूल एंड सिस्टम में इसको कर सकते हैं। उसकी वजह से कम एक गाड़ी के उससे जो ऑयल, पेट्रोल और जो डीजल का जो पोल्यूशन है कम से कम हम उसे कर्व कर पाए हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे अपने घरों में पुराने बल्ब हटा के फ्लोरेसेंट बल्ब लगाना और लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, अपने करिकुलम में इस पार्ट को डालना कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसके बारे में सोचना, ये बच्चों को नॉलेज देना, बच्चों को सिखाना कि कैसे चीजें करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिसनर्स जो है ना वो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आप उनके सवालों को लें। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है। तो पहला सवाल अंसार अली बाबरपुर शाहदरा से, और इनका सवाल है, मेरा नाम अंसार अली है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आंकड़ों सहित बताएं। तो अंसार जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जैसे क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो सनलाइट है, जिसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं, हमारी सारी नेचुरल फंक्शनिंग जो अर्थ पे होती है वो सनलाइट के ही थ्रू होती है। जैसे कि आप फ्लोरा, फोना, किसी भी चीज की बात करेंगे, ये सारा सनलाइट की वजह से ही हम इन सब चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान में देनी है वो ये है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन हम रिसीव करते हैं उसको जब हम वापस स्पेस में भेजते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंटायर सिस्टम का। और एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है कि एनर्जी जो है विच इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये एक सिस्टम बनाता है। अब हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिनकी परसेंटेज वैसे तो बहुत मिनिमल है, 1% आपको ये एटमॉस्फेयर में मिलेंगी, लेकिन ये एक तरीके का ईवल रोल यहाँ पे प्ले करती हैं और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि देयर आर लॉन्ग टर्म शिफ्ट टेम्परेचर में भी और वेदर पैटर्न में भी, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब ये आपने देखा है कहाँ से आ रहा है, हमारे जो एमिशंस हो रहे हैं थ्रू पेट्रोल, डीजल, हमारी मीथेन गैस का जो उत्पादन हो रहा है फ्रॉम गार्बेज डिस्पोजल्स जो हैं हमारे, और हमारे जो राइस कल्टीवेशन है उन सब से, तो हम डिफॉरेस्टेशन में जा रहे हैं, हम लैंड को क्लियर कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या है कि ये जो गैसेज हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन देयर ईवल रोल्स, और ये एक तरीके का कार्पेटिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी ट्रैप होती है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये ओवरऑल इंक्रीज जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से टोटल वेदर पैटर्न हमारा चेंज होता जा रहा है। और अल्टीमेटली हम सब इसको देख रहे हैं कि क्या क्या ये चेंजेस जो है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कैसे चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जियोमैनाइज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगला सवाल जो है वो है, मैं दीपक चौधरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि जियोग्राफी में अपरदन किसे कहा जाता है? इरोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे इरोजन और वेदरिंग दो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और हमारे ज्योग्राफी में एक सब डिसिप्लिन होता है जिसे हम जियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लैंडफॉर्म स्टडीज कहते हैं। अब लैंडफॉर्म्स का जो क्रिएशन है और रिक्रिएशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम इरोजन और वेदरिंग के कंसेप्ट को ना समझें। तो इरोजन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा सरफेस मटेरियल हो रहा है अर्थ क्रस्ट पे जो है वो उसका रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो रॉक डेब्रिस हो। और 3 तरीके से होता है, सबसे पहले इरोजन हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और फिर उनका डेपोजिशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें 3 चीजें मदद करती हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर दी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो इसमें मदद कर रहे हैं इरोजन में, वो है विंड, वाटर एंड विच इज मूविंग आइस। और इरोजन तभी पॉसिबल है कि जब देयर इज वेदरिंग ऑफ द रॉक्स विच इज टेकिंग प्लेस। तो ये दोनों कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इरोजन और वेदरिंग होंगे तभी जो लैंडफॉर्म्स है वो ऑल्टर होंगे और नए तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 जियोमॉर्फिक
प्रोसेसेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी ज्यादा नॉलेज के लिए अगर हम सब डिसिप्लिन जो हमारा जियोमोर्फोलॉजी उसमें जाएंगे तो बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट की मिल सकती है। अब है डॉक्टर जयप्रकाश दुबे भोपाल से और इनका सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, यह कितनी लंबी है और यह किस तरह से निर्मित हुई? ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको तो वैसे भी टाइटल मिला हुआ है कि वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रीफ है। तो ये रीफ जो है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कोरल रीफ्स, शॉल्स और आइलैंड्स, बेसिकली जो हमारे आइलैंड्स होते हैं, एंड दे आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वहां पे ये ग्रेट बैरियर रीफ हमारे लोकेटेड है। अब जैसे कि इन्होंने लेंथ के बारे में पूछा है तो और मैंने आपको बताया भी है कि ये लॉन्गेस्ट है हमारा इन द वर्ल्ड। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसका रफली अगर हम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंशन देखें तो 1250 माइल्स है, विच इज इक्विवेलेंट टू 2000 किलोमीटर। और ऑफशोर डिस्टेंस जो है वो इसका 10 to 100 माइल्स है। ना केवल लेंथ में, बाकी विड्थ भी अगर आप इसकी देखेंगे तो 37 to 155 माइल्स इसकी विड्थ है। और कुछ कुछ एरिया में तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसका एरिया एक्सटेंड अप टू 135,000 स्क्वायर माइल। तो आप देख सकते हैं कि क्यों इसको टाइटल मिला है कि ये बहुत लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रीफ है। और जैसे कि उन्होंने ये भी पूछा है कि क्रिएट कैसा होता है, तो देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स स्केलेटन्स और स्केलेटल वेस्ट जो है मेरीन ऑर्गेनिज्म का वो अवेलेबल है और ये धीरे धीरे पाइल अप होता रहता है। और ये जो रीफ होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप ब्रिक्स की जरूरत होती है, तो रीफ में जो ब्रिक्स का काम करते हैं वो होते हैं कैलकेरियस रिमेन्स ऑफ टाइनी क्रिएचर। तो कैलकेरियस रिमेन टाइनी क्रिएचर्स, इनको हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स एंड हाइड्रोक्रोरल्स। और फिर जब ईंटों को लगाने के लिए सीमेंट का जो काम किया जाता है वो काम करते हैं, देयर इज रिमेन्स विच इज इन लार्ज पार्ट कॉल्ड एज कोरलिन एल्गे एंड ब्रायोजोनास। और इसके मिक्सचर से, और जब ये जो लार्ज रिमेन्स हमारा मेरीन ऑर्गेनिजम्स का है जो 100 of millions of years ago से डिपोजिशन हो रहा है, ये जब पूरा सॉलिडिफाई होता है, सो दैट हैज क्रिएटेड दिस ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, तो आपकी पसंद का एक गाना हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स सुने। तो विनीता बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पसंद पूछने के लिए। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि गोलमाल मूवी का एक गाना है, आने वाला पल जाने वाला है, तो उस
विनीता, मेरे साथ है डॉक्टर अमृता बजाज और एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। क्वेश्चन आंसर का अगला दौर बस अब शुरू होगा, लेकिन इस फैक्ट फाइल के बाद। फैक्ट फाइल को प्रेजेंट करेंगे नीतीश अरोड़ा। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। भारत सरकार ने देश में 256 जिलों में पानी की कमी वाले खंडों में भूजल की स्थिति सहित जल उपलब्धता में सुधार के लिए 2019 में मिशन मोड में समयबद्ध प्रयास जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान देश के सभी जिलों के सभी खंडों में वर्षा जल बूंदों का संग्रहण जहां गिरे जब गिरे थीम के साथ वर्षा जल संचयन अभियान चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कम वन कवर वाले क्षेत्रों में जन भागीदारी और विकेंद्रीकृत वन प्रशासन के सहयोग से वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम सरकार की प्रमुख योजना है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बंदरगाहों और सुरक्षित नौका पर्यटन के संचालन के लिए विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। भारत में 10 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। तमिलनाडु का कोवलम और पुदुचेरी का ईडन तट इस प्रतिष्ठित सूची में सबसे बाद में शामिल किए गए समुद्र तट हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा सिंगल पैच मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी एकल खंड सदाबहार वन है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा वन कवर क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। काली गर्दन वाला सारस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पक्षी और हिम तेंदुआ राज्य पशु है। धन्यवाद नीतीश। और अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर राउंड का दूसरा दौर शुरू होगा, लेकिन पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि वो चाहे तो अभ्यास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और हाँ, आप हमें ये बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। आप हमारे फीडबैक सेक्शन को फिल भी कर सकते हैं और इसे रवाना कर दें जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया। और अब अगला सवाल। मैं एकलव्य रांची झारखंड से। मेरा सवाल यह है कि कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, तो इससे भूगोल कैसे प्रभावित होता है? तो विनीता, हम सभी जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है जो सर्कल करती है अर्थ को एट अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये जो इसकी सर्कलिंग है यही इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी बताती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ की ज्योग्राफी के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज न केवल ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड है जी, इसके साथ साथ इट मार्क्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या है? हमारा वो रीजन है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इक्वेटर नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसका कि ज्योग्राफी लोकेशन से डील करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एट और नियर ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज और इम्पोर्टेंट सिटीज लोकेटेड है। तो देखिए इसी से इसकी ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और अगला सवाल है जयपुर से आकाश, और वो पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ द वर्ल्ड टाइम जोन्स वर्क एंड व्हाई कांट वी यूज अ सिंगल टाइम जोन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स। अगर हम अर्थ के रोटेशन के कंसेप्ट को समझते हैं तो अर्थ रोटेशन जो होता है उसकी एक्सिस पे इट मूव्स अबाउट 15 डिग्रीज, हर 16 मिनट्स में 15 डिग्रीज मूव करता है, और 24 घंटे में एक कंप्लीट फुल रोटेशन कंप्लीट होता है 360 डिग्रीज का। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसी कंसेप्ट को लेके वर्ल्ड टाइम जोन को बनाया है, और अर्थ को हमने लूजली डिवाइड कर दिया है 24 रीजन्स में जिन्हें हम टाइम जोन्स भी कहते हैं। एंड नॉट काउंटिंग द लोकल वेरिएशन ईच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज डिवाइडेड बाय 15 डिग्रीज, और एज अ जनरल रूल डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में मूव कर रहे हैं। सो टाइम मूव्स फॉरवर्ड and backward 1 hour for every 15 degrees of longitude. So I'm sure आपको जवाब मिल गया आकाश। और हमारा अगला सवाल है My name is Shajar. Tropic of Cancer passes through one of the districts of Jharkhand where an electric pole appears leaning. Why? Tropic of Cancer जो है अभी जैसे कि मैंने बताया कि काफी सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट सिटी से पास होती है। तो ऐसी एक इंडिया की एक इम्पोर्टेंट सिटी है रांची। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखे तो पासेस थ्रू उकरी विलेज ऑफ ओरमांझी इन दी रांची डिस्ट्रिक्ट। और ये लाइन जो है ये एग्जैक्टली पास ओवर करती है जो हमारा नेशनल हाईवे 33 है
विच इज हजारीबाग रांची एक्सप्रेस हाईवे। ओके, और अब दोस्तों हम आपको जानकारी दे दें आने वाले कुछ एग्जाम्स की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा और वन सेवा ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की जानी है। असम पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चयनित जिलों में आयोजित की जाएगी। तो डॉक्टर बजाज, हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जिसमें वो पूछ रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं गीतांजलि हिमाचल से बोल रही हूँ कि हिमालय भूस्खलन के लिए इतना प्रोन क्यों है? विनीता, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको आंसर देने में मुझे खुशी भी हो रही है क्योंकि अभी मैं हिमालयज में भरमौर डिस्ट्रिक्ट में होके आई हूँ जो कम्प्लीटली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो देखिए, हिमालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, फ्रेजाइल एरिया है और ये माना गया है कि अभी तक भी हिमालयज में जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। सो देयर इज लॉट ऑफ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेज विच इज देयर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स जो है वो इंस्टिगेट होती है। दूसरी चीज जो है, जो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज है वो काफी स्टीप है और इसीलिए मतलब बिकॉज ऑफ दिस सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन काफी होता है जो अगेन वहां पे लैंडस्लाइड को इंस्टिगेट करते हैं। उसके बाद दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से क्या है कि जो सॉइल है वो लूजेंड हो गई है क्योंकि देखिए जड़ें जो होती हैं पेड़ों की वो उनको होल्ड करे रखती है। जब वो स्ट्रेंथ ही लूज हो गई तो ऑटोमेटिकली दे बिकम मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये उसके इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अगर मिटिगेशन की मैं बात करूं तो मिटिगेशन के लिए दो तरीके के मेजर्स इंपॉर्टेंट है, एक है प्रिवेंटिव मेजर्स और एक है क्यूरेटिव, कि कैसे हम प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करने के लिए देखिए नेचुरल फैक्टर्स को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, टेक्टोनिक फोर्सेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ओके, लेकिन एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं ताकि जो हमारी सॉइल है, जो रूट्स है, सॉइल को बाइंड रखें एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड। उसके साथ साथ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करें, वहां पे एक्सपर्ट्स की टीम, जियोलॉजिस्ट, जोग्राफर्स, इन सबको एम्प्लॉय करें बिफोर मेकिंग एनी डेवलपमेंटल डिसीजंस इन दिस एरिया। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर हो ताकि कोई वाटर लॉगिंग ना हो। वाटर लॉगिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम रन ऑफ को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम लैंडस्लाइड को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें रिटेंशन वॉल बना ली है, जहां जहां हमें लगता है लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरिया है वहां पे रिटेंशन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन जरूरी है। रन ऑफ को कंट्रोल करने के लिए पॉन्ड्स बनाए कैचमेंट एरियाज में ताकि ये यहाँ पे वाटर को स्टोर भी किया जाए जी। और ये प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ कुछ क्यूरेटिव मेजर्स हैं कि आपको अवेयरनेस बहुत फैलानी है लोगों में, उस एरिया वालों में भी जो वहां पे रहते हैं, और साथ में ओवरऑल भी यू हैव टू मेक पीपल अवेयर कि लैंडस्लाइड्स क्या है, कैसे होती है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सिचुएशन में कैसे इवैक्यूएशन किया जाए, अपने आप को कैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड को हम प्रमोट कर सकते हैं इन एरियाज में। और आजकल तो इसमें गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन करिकुलम का, चाहे स्कूल्स में हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हो, तो इस तरीके का प्रमोशन और होना चाहिए। सो विद दीज वी कैन मेक एन एफर्ट टू कंट्रोल दीज लैंडस्लाइड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल जो आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का, वो है कर्नाटका से, बैंगलोर से। मैं श्रुति, बैंगलोर कर्नाटका से। मेरी जिज्ञासा है, मॉनसून एशिया में रहने वाली दुनिया की 50% से अधिक आबादी को खिलाने में सफल होने वाली मॉनसून जलवायु को क्या विशेषताएं दी जा सकती हैं? देखिए, मॉनसून के बारे में कहा जाए तो हमें पता है हमारे साउथ एशिया में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट्स अ यूनिक फिनोमेना। लेकिन फिर भी उसके जैसे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम हाईलाइट कर सकते हैं मॉनसूनल क्लाइमेट के, कि जनरली ये ट्रॉपिकल इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होती है, एक तो वहां पे दैट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट। उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि मॉनसून आ गया और एकदम से आपको वेट स्पेल मिल गया। सो मेनी अ टाइम्स देयर आर ड्राई स्पेल्स आल्सो ड्यूरिंग वेट सीजन, और आपको काफी बार थोड़ी या कम रेन मिलती है, तो ये ड्राई स्पेल्स भी उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि देयर आर लो प्रेशर रीजन इन बे ऑफ बंगाल। फिर ट्रेड विंड्स जो है हमारी, उनका एक रिवर्सल भी होता है। जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में दो पैटर्न है ट्रेड विंड्स का, एक साउथ वेस्ट विंड है जो अराइवल ऑफ मॉनसून करती है, और एक नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है वो हमें सिग्नल करती है कि कब मॉनसून डिपार्ट हो रहा है, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं, जाते जाते जो सदर्न में होते हैं। तो दोनों केसेस में रेनफॉल जो है वो अलग अलग एरिया में ऑब्जर्व करी जाती है। फिर एक इसका डिस्टिंक्ट पाथ है मूवमेंट का। जैसे हमारे यहाँ मानसून का पाथ ये रहता है कि बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ द टाइमिंग्स दो ब्रांचेस में बटा रहता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच का दोनों का काम है कि वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपना
मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज और सब्सिक्वेंटली एक पॉइंट पे आके ये मर्ज भी कर जाती है बिफोर मूविंग अहेड इनटू द इंटीरियर्स। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना चाहूंगी कि मॉनसून्स आर एक्चुअली ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि जो और वेदर कंडीशंस है जो वर्ल्ड में हो रहे हैं, जैसे कि मैं एल नीनो की बात करूंगी। एल नीनो पैसिफिक ओशियन में जब होते हैं दे कैन रिड्यूस द रेन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ मॉनसून। सिमिलरली जब ला नीना होता है तो पॉजिटिव इंडियन ओशन में फैक्टर्स होते हैं एंड दिस डिपोल कैन इंक्रीज रेनफॉल इंटेंसिटी। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मॉनसून ऐसा नहीं कि अपने आप में एक इंडिविजुअली कोई इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, इसका मतलब वर्ल्ड के और वेदर फिनोमिना से भी ये इफेक्ट होता है। तो बेसिकली दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइन करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और पूरी कंट्री को इफेक्ट करते हैं, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। पिछले अंक में हमने अपने एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय राव आयदे से आपसे एक सवाल पूछा था। इस क्विज के विनर का नाम है मोहम्मद चंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसा लगता है कि अब वो पड़ाव आ चुका है जहां पर लिसनर्स से हमारे एक्सपर्ट सवाल पूछेंगे, यानी कि आप पूछेंगी उनसे एक सवाल और इसके जवाब देने पर उन्हें मिलेगा ई सर्टिफिकेट। तो आप सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लैंडस्लाइड्स की बात कर रहे थे हिमालयन एरियाज में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उन्हें क्या लगता है कि ऐसे लैंडस्लाइड एरियाज में कैसे हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑप्शंस को प्रमोट कर सकते हैं। तो सवाल आप तक पहुंच गया और इस सवाल का जवाब आप जल्द से जल्द हमें भेज दें। इस सवाल का जवाब आप 20 अप्रैल तक भेज सकते हैं और आपको पता है इसे कहाँ रवाना करना है, यानी कि हमारे ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर। आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। फिलहाल मैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर अमृता बजाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की और हमारे लिसनर्स के इतने सारे सवालों का जवाब भी दिया। धन्यवाद विनीता, ये मेरी खुशकिस्मती है एंड आई सिंसियरली होप कि हमारे जो श्रोता हैं जो इसको सुन रहे हैं वो सैटिस्फाइड रहे। समय की वजह से कई बार आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते जी, बट एटलीस्ट ये जो इनिशिएटिव लिया है इसकी वजह से जितना भी उन्हें नॉलेज मिल रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को हमारी तरफ से बधाई। तो लिसनर्स, नेक्स्ट डे सेम टाइम हम फिर आपसे मिलेंगे। विषय होगा इकोनॉमिक्स और होंगी बारिश सवालों की। तो आप हमें दे इजाजत, सुनते रहे कार्यक्रम अभ्यास। नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की तीसरी कड़ी में भूगोल विषय पर चर्चा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थीं दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अमृता बजाज, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।